Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel, and I am your friend advocate Lakshya Chaudhary. And today we will continue our discussion on Indian legal history, and the topic of our today's video is Indian legal history part 15, that is the Crown Charter of 1753. So my dear friends, हम डिस्कस कर रहे हैं द क्राउन चार्टर ऑफ 1753 और पार्ट 14 में हमने इसको स्टार्ट किया था. सो दिस इज द सेकंड एंड द फाइनल वीडियो ऑन द क्राउन चार्टर ऑफ 1753. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल अरेंजमेंट अंडर द चार्टर ऑफ 1753. क्या जुडिशियल अरेंजमेंट था और डिफेक्ट्स ऑफ चार्टर ऑफ 1753. तो माय डियर लीगल्स, दिस इज अ टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 14. और पार्ट 14 में हमने क्या किया था? पार्ट 14 में हमने स्टार्ट किया था क्राउन चार्टर ऑफ 1753, और हमारे जो सब टॉपिक्स थे उसमें रीजन बिहाइंड चार्टर ऑफ 1753 एंड मेन फीचर्स ऑफ चार्टर ऑफ 1753. अब रीजंस क्या थे बेसिकली? तो रीजंस ये थे जो मेयर कोर्ट में और जो गवर्नर और उसकी काउंसिल थी, गवर्नर एंड काउंसिल, इनके बीच में जो लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, एक तो उसको सेटल करना था बेसिकली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गए थे उससे, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनसे रिलेटेड केस हमने करे थे अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उससे पहले वाली वीडियो में. और उसमें फेमस केस थे द बॉम्बे केस, ऑथ केस ऑफ बॉम्बे, ऑथ केस ऑफ मद्रास, द अरब मर्चेंट केस. आप लोग जाकर देख सकते हैं, और वो जो प्रीवियस वीडियो है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इन केस अगर आपको पार्ट 1 टू पार्ट 15 देखना है तो द लॉजिकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए, और इंडियन लीगल हिस्ट्री नाम की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको एक्सेस कीजिए और सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी. और उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक प्लेलिस्ट और मिलेगी, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंप्लीट कोर्स उस पर शुरू किया है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम आ चुके हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ख़त्म कर चुके हैं, और उसमें अभी हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे. तो ये था आपके लिए अपडेट. तो रीज़न बिहाइंड चार्टर ऑफ 1753, एक तो हमने डिस्कस किया कि मेयर कोर्ट था जो, और गवर्नर की काउंसिल थी, उनके बीच में एक टसल चल रहा था, उसको सेटल करना था. उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच जो थे उन्होंने आक्रमण किया मद्रास पे. जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन्होंने उस पर आक्रमण किया, और जो ब्रिटिशर्स थे उनसे उन्होंने मद्रास को छीन लिया. और ये कब हुआ था? 7 सितंबर 1746. और जो 9 सितंबर 1746 तक ये वहाँ पर आक्रमण उनका चला, और 9 सितंबर को वो कामयाब हुए. तो फ्रेंच ने उनसे वो छीन लिया था. लेटर ऑन 1749 में ये था जो वापस इनके पास आया था ब्रिटिशर्स के पास. तो एक रीज़न ये भी था. उसके बाद जो जब इनके पास ये दोबारा मद्रास इनके पास आया, तो फॉर द रिवाइवल ऑफ द मेयर कोर्ट इनको एक चार्टर चाहिए था नया. तो एक रीज़न इनका ये बना. और जो इनका लास्ट रीज़न था बेसिकली, तो ये जो डिफेक्ट्स थे इन द चार्टर ऑफ 1726, तो उसको दूर करने के लिए भी इन्हें एक चार्टर की आवश्यकता थी. तो ये सारे के सारे कारण मिलकर चार्टर ऑफ 1753 को लेकर आए, और डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं. उसके बाद हमने मेन फीचर करी चार्टर ऑफ 1753 में क्या था. डायरेक्टली जो चार्टर ऑफ 1753 ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया, दैट वाज टू जुडिशरी. जो जुडिशरी की थी इंडिपेंडेंस, इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी. क्योंकि जब हम चार्टर ऑफ 1726 को देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमें रियलाइज होता है दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी 1726. लेकिन 1753 का जो चार्टर आया, इसने उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी को ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया. और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नाम की कोई चीज़ होती है वो चार्टर ऑफ 1753 में बिल्कुल ख़त्म हो गई. तो उसमें क्या था बेसिकली, जो कॉरपोरेशन था सारे प्रेसिडेंसीज में, उनको गवर्नर एंड काउंसिल के अंडर कर दिया गया, और गवर्नर के पास अब पावर्स आ गई कि वो मेयर को सिलेक्ट करे, वो मेयर को सिलेक्ट करेगा.
जो एग्जिस्टिंग मेयर होगा वो उसे पैनल में से 2 लोगों के नाम देगा, उनमें से एक को वो एज अ मेयर चूज करेगा। अब क्या हुआ, मेयर कोर्ट था जो, वो डायरेक्टली सबॉर्डिनेट हो गया गवर्नर एंड काउंसिल के अंडर, और जो गवर्नर एंड काउंसिल थी उसका पूरा कंट्रोल मेयर कोर्ट के पास चला गया। अब वो लोग इन्फ्लुएंस भी करते थे डिसीजंस को। बेसिकली ये सब कुछ अब उसमें चल रहा था। फिर एक नया था क्या, कि जो मेयर कोर्ट है वो नेटिव्स के जो सिविल केसेस हैं उनको एडजुडिकेट नहीं करेगा। तो अब लेकिन चार्टर ऑफ 1753 में एक नई चीज़ देखने को मिली, दैट इज़ आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन कैसे देखने को मिला, हालांकि जो चार्टर ऑफ 1753 है वो एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट भी इसने एस्टेब्लिश किया, इसका जुरिस्डिक्शन कर दिया सिविल मैटर में अप टू 5 पैगोडास। लेकिन नेटिव्स के जो लोकल नेटिव्स हैं, लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले नेटिव्स, उनके लिए एक कंडीशन रख दी गई कि आप उनके जो केसेस हैं उनको एडजुडिकेट नहीं करेंगे तब तक जब वो दोनों पार्टी हैं डिस्प्यूट में वो आपके पास नहीं आती और ये नहीं कहती कि हमारा फैसला कर दीजिए और आपका जो भी डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे। तो ये एक आर्बिट्रेशन की एक झलक हमें इसमें देखने को मिलती है चार्टर ऑफ 1753 में। और एक जो सबसे बड़ा मसला रहा है चार्टर ऑफ 1726 का, सबसे बड़ी खराबी कहिए या उसमें डिफेक्ट कहिए, सबसे बड़ा वो था, वो चार्टर ऑफ 1753 ने सोल्व कर दिया। वो क्या था, ऑथ रिलेटेड इशू। कि कभी तो मेयर कोर्ट कहता था आप पैगोडा की ओथ लीजिए, ये लोग अड़ जाते थे नहीं हम तो गीता की ओथ लेंगे। फिर ये कहता था आप गीता की ओथ नहीं लेंगे, आप काऊ की ओथ लीजिए, गाय की शपथ लीजिए कि जो कहूँगा मैं गाय की शपथ लेके कहता हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। तो इस पर भी इनके सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए थे हिंदुओं के। तो वो चक्कर ही ख़त्म कर दिया चार्टर ऑफ 1753 ने। इसने क्या इसने इसमें जो लोकल इंडियंस थे और क्रिश्चियंस थे उनको इसमें फ्रीडम दी गई। आप उसकी शपथ लीजिए जो भी आपका गाय है, गीता है, पैसा है, भगवान है, जिसको मान के आपको ये लगता है कि आप केवल सच ही आपके मुंह से बाहर आएगा और आप जिसकी कसम खाने के बाद, शपथ लेने के बाद आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते, दैट इज़ अप टू यू। तो ये सब कुछ कुल मिला के हमने चार्टर ऑफ 1753 में देखा। डिटेल में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। That is judicial arrangement under the Charter of 1753, then the defects of Charter of 1753. Now the judicial arrangement under Charter of 1753, the Court of Request. पिछली वीडियो में देखा है। तो to decide summarily the petty civil cases up to 5 pagodas, these cases could not be tried by the mayor courts. तो जो एक वैल्यू सेट कर दी गई, सब्जेक्ट वैल्यू सेट कर दी गई कि जो 5 पैगोडास तक के केस हैं वो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट उनको देखेगा और एडजुडिकेट करेगा। जो पेटी सिविल केसेस हैं, छोटे मोटे, इसका रीज़न क्या था, टू प्रोवाइड चीप एंड क्विक जस्टिस। और ये एक मुख्य कारण था कि सस्ता और तेज न्याय, जैसा कि हमने पहले बात की थी, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, और उसी लाइन पर ये कोर्ट काम कर रहा है ताकि क्विक जस्टिस मिले, चीप जस्टिस मिले। तो बेसिकली, और इसके साथ एक कंडीशन रखी गई द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के साथ, जो नेटिव्स हैं उनके केसेस आप तब तक नहीं देखेंगे जब जो डिस्प्यूट में पार्टीज़ हैं वो आपके पास खुद आके ना कहें कि आप हमारा सॉल्व कीजिए डिस्प्यूट को, हमें एक डिसीजन तक लेके जाइए, एक फैसला सुनाइए और आपका जो भी डिसीजन होगा बाइंडिंग होगा हमारे ऊपर, हम इस चीज़ को मानते हैं। तब तक आप नेटिव्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्लियर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द मेयर कोर्ट, अ बिग शॉट, jurisdiction to hear civil cases involving a sum exceeding 5 pagodas। तो उससे नीचे तो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है, 5 पैगोडा से ऊपर होते ही, 6 पैगोडा होते ही तो मेयर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाता है। जुरिस्डिक्शन ओवर द केसेस ऑफ नेटिव्स प्रोवाइडेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन लॉ आपको ये बहुत पढ़ने को मिला होगा और आप बहुत पढ़ने वाले हैं। सो कंडीशन इज हियर, प्रोवाइडेड
both the parties to suit voluntarily submit to their jurisdiction of the court. तो जो नेटिव्स हैं, अगर वो खुद अपनी मर्जी से आपके पास ना आए, आपके जुरिस्डिक्शन को ना माने, तब तक आप उनके जो केसेस हैं उनको एडजुडिकेट नहीं कर सकते। डिस्प्यूट में जितनी भी पार्टीज़ हैं आपके पास आ रही हैं और कह रही हैं कि हमारे मसले को देखिए और हमें डिसीज़न तक पहुंचने में मदद कीजिए, और आपका जो भी डिसीज़न होगा बाइंडिंग होगा, हम उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे, तब मेयर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नेटिव्स के ऊपर लगता था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, exclusive jurisdiction over the criminal cases, as governor and council acted as justices of peace, शांति के न्यायाधीश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर क्रिमिनल केसेस, तो जो गवर्नर एंड काउंसिल थी उसको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन मिला हुआ था कि जो क्रिमिनल केस हैं उनको केवल गवर्नर एंड काउंसिल ही देखेंगे और कोई इनको नहीं देखेगा। Held quarter session to decide criminal cases, and it was also empowered to hear appeals from the mayor court. So my dear friends, एक हिरार्की बनती जा रही है अब हमारे पास। इसमें क्या है, सबसे नीचे है कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, जुरिस्डिक्शन 5 पैगोडाज, और नेटिव्स के लिए कंडीशन, जब तक वो आर्बिट्रेशन वाला जो हमें ग्लिम्स देखने को मिला कि जब तक दोनों पार्टीज आपके पास खुद नहीं आती, आपका डिसीजन मानने के लिए बाउंड नहीं होती, तब तक आप एडजुडिकेट नहीं करेंगे। अगर वो मानते हैं तो करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर मेयर कोर्ट्स जो 5 पैगोडा से ऊपर होते हैं, इनका जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाता है, और नेटिव्स वाली कंडीशन वही रहेगी जो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के साथ है। देन वी हैव गवर्नर एंड काउंसिल, जो मेयर कोर्ट से अपील जाएगी वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, और ये हेल्ड क्वार्टर सेशन टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस, और अपील के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। द कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल, empowered to hear appeals from the court of governor and council in all civil cases involving a sum of 1000 pagodas or more। तो अब हमारी हायरार्की कंप्लीट हो गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये चार्ट बना भी सकते हैं अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट 5 पैगोडाज, मेयर कोर्ट more than 5 pagodas, governor and council, appeal from mayor court, and on top king and council। तो इस तरीके से 1 2 3 4 वी हैव 4 कोर्ट्स नाउ। तो जो गवर्नर एंड काउंसिल की अपील है वो किंग इन ऑल सिविल केसेस किंग एंड काउंसिल के पास जाएगी, और जो इसका वैल्यू है दैट इज इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ 1000 पगोडाज और मोर, 1000 पगोडा से ज़्यादा, 1000 पगोडाज और उससे ज़्यादा जितनी भी वैल्यू रहेगी वो किंग एंड काउंसिल के पास जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी टू रिमेंबर। सो फर्स्ट वन वी हैव court of request, then we have mayor court, then we have court of governor and council, and last we have court of king in council। next slide, defects of charter of 1753। अब इसके क्या डिफेक्ट्स थे, क्या फ्लॉज थे, इसमें क्या गड़बड़ियां थी, देख लेते हैं। द मेयर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द कंपनी सर्वेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है यहाँ आते आते चार्टर ऑफ 1753। So the mayor court consists of company servant appointed by the governor and council। तो जो मेयर कोर्ट में थे वो कंपनी सर्वेंट होते थे बेसिकली, जिनको गवर्नर एंड काउंसिल अपॉइंट करती थी। Thus the court lost all its independence and could no longer remain impartial in cases where the company was one of the parties to the suit। So thus the court lost its all independence and could no longer remain impartial in all the cases where the company was one of the parties to the suit। So my dear friends, मुझे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल याद आता है, जिसको मैं कई बार अपनी लीगल हिस्ट्री की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा,
नहीं पता है तो देख लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस PNJ पे क्वेश्चन आता है। तो वी हैव 3 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ओडी AUD या ओडी वाला गाड़ी वाला, ओडी अल्ट्रम पार्टम। दैट मीन नेमो जुडिस इन कोसा से शुरू करते हैं। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। अगर कंपनी किसी केस में पार्टी है और कंपनी का ही एम्प्लॉय जज है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कंपनी के अगेंस्ट कोई भी डिक्री इशू करे? नहीं हो सकता ना। तो पार्शियलिटी वाज देयर, lost all independence and could no longer remain impartial in cases where the company was one of the parties to the suit. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो PNJ पे थे, मैं आपको बता देता हूँ आ गया है, although not our topic, लेकिन कर लेते हैं डिस्कस। तो पहला तो मैंने आपको बताया, नेमो जुडिस इन कोसा सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी जज नहीं हो सकता अपने केस में, कि पार्टी भी वो हो और फैसला देने वाला भी वो हो। सेकंड वन वाज ऑडी अल्ट्रम पार्ट, हियर द अदर साइड, हियर द अदर साइड मतलब रीजनेबली जो दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टियों को अच्छे से जो कोर्ट है वो सुने। दोनों पार्टी को अपना पक्ष रखने का दोनों पार्टियों को अधिकार है, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को सुना और दूसरी को नहीं सुना और जजमेंट डिलीवर कर दिया, नहीं। दिस इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। देन द थर्ड वन इज रीजनड डिसीजन। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आप पढ़ चुके होंगे। रीजन डिसीजन, देयर शुड बी ए वैलिड रीजन and a fair reason behind every decision. तो सिंपल, किसी भी जो डिसीजन है, फैसला है, उसके पीछे कोई उचित कारण होना चाहिए उस फैसले को डिलीवर करने के लिए। अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी जाएंगे, अभी हमारा डिटेल कोर्स चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर अलाउड टू कैरी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी, अपना प्राइवेट बिजनेस और व्यापार था, वो भी कंपनी के सर्वेंट्स कर सकते थे अपार्ट फ्रॉम कंपनी। कॉन्सिक्वेंटली देयर वर ऑफन डिस्प्यूट विद इन देम एंड द नेटिव्स। व्यापार बढ़ा तो झगड़े भी बढ़े। तो जो कंपनी के सर्वेंट थे, ब्रिटिशर्स थे, उनका लोकल लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्प्यूट था, वो बढ़ता चला गया। The mayor court, being a court of the company's junior servant, usually took the partition view and favored their fellow men as usual. बिल्कुल सिमिलर टू द अबव पॉइंट जो अभी डिस्कस किया था। तो जो उनका झगड़ा होता था नेटिव्स के साथ, वो फिर मेयर कोर्ट पहुंचता था। मेयर कोर्ट में भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, उन्हीं के फ्रेंड्स बैठे हैं, ब्रदर्स बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, कलीग्स बैठे हैं। तो वो कैसे एक फेयर जजमेंट डिलीवर करेंगे? तो अल्टीमेटली वो फेवर करते थे ब्रिटिशर्स को ही, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। तो दिस वाज द मेजर डिफेक्ट इन द चार्टर ऑफ 1753. So my dear friends, let's move to next slide. The governor and council has jurisdiction over civil as well as criminal cases. They were also executive head of the presidency. Consequently, they exercise legislative power as well. Thus, all the three functions were centralized in a single authority, which was the derogate steps of her independence of judiciary was concerned. बड़ा पॉइंट है, लेकिन बड़े इजीली आप इसको समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, 1726 में गवर्नर और जो काउंसिल थी उसका कोई भी से नहीं था इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेयर और एल्डरमैन। लेकिन चार्टर ऑफ 1753 ने क्या करा, जो गवर्नर और उसकी काउंसिल थी उसको ये अधिकार मिल गया कि वो मेयर को इलेक्ट कर सकता था, मेयर को इलेक्ट कर सकता था गवर्नर एंड काउंसिल। फर्स्ट पॉइंट। और ये जो मेयर साहब थे ये सिविल केस देख रहे थे, सिविल जुरिस्डिक्शन था, सिविल केसेस को ये एडजुडिकेट कर रहे थे।
तो अब गवर्नर एंड काउंसिल है, उनका जो हस्तक्षेप है, दखल है, वो सिविल केसेस में हो गया, क्योंकि ये ही उस कोर्ट के जज को इलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, क्रिमिनल केसेस, गवर्नर एंड काउंसिल वर एक्टेड एज जस्टिसेस ऑफ पीस, शांति के न्यायाधीश। सिविल केसेस इनके हाथ में थे, क्योंकि मेयर को ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं। क्रिमिनल केसेस यहाँ पे डायरेक्टली एज अ जस्टिस ऑफ पीस एक्ट कर रहे हैं, तो सिविल क्रिमिनल इनके पास आ गया। थर्ड वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स। तो माय डियर फ्रेंड, तो लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द चार्टर ऑफ 1726 ऑनवर्ड्स, जो गवर्नर एंड काउंसिल है, वो जो कॉरपोरेशन है उसके लिए वो रूल्स बनाएंगे, बायलॉज बनाएंगे और ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दिस रूल्स, बायलॉज, ऑर्डिनेंसेस बाय द नेटिव्स और बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज, मतलब जो भी उस प्रेसिडेंसी के जुरिस्डिक्शन में लोग रह रहे हैं, अगर वो उनका वायलेशन करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट भी है। लेकिन पनिशमेंट में कंडीशन क्या थी? पनिशमेंट को फाइनल, अप्रूव और कंफर्म कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो इंग्लैंड में बैठते थे। लेकिन इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी। क्रिमिनल केसेस में ये जस्टिस ऑफ पीस की तरह एक्ट करते थे, और सिविल केस में जो मेयर एडजुडिकेट करता था सिविल केसेस को, उसको ये लोग अपॉइंट करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और उसको भस्म कर दिया, और उसकी राख भी नहीं बची। तो इस तरीके से स्वतंत्रता का हनन हुआ न्यायपालिका की, जो बेहद दुख की बात है। तो ये लोग हमेशा ही इन्होंने ऐसा किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द जजेस ऑफ द मेयर कोर्ट वर लेमैन एंड नॉट वेल वर्स इन लॉज। देखिए, करेला और नीम चढ़ा। पहले ये लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तबाह कर चुके हैं, उसके ऊपर से लॉ के नाम पर इनको कुछ नहीं आता। ये लोग लेमैन है। एक्चुअली इन लोगों ने कभी इंडिया को सीरियसली लिया ही नहीं, लूटने के अलावा और रूल करने के अलावा। तो इनको क्या पड़ी थी कि कोई एक अच्छा जानकार व्यक्ति, जिसको एक न्यायाधीश के तौर पर जुडिशरी में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको लाया जाए, उसको बैठाया जाए ताकि वो फैसले दे सके, तो इनको कोई मतलब नहीं था। तो जजेस ऑफ द मेयर कोर्ट वाज लेमैन, सिंपल आदमी होते थे, नॉट वेल वर्स्ड विद द लॉ। कानून से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। द कॉम्प्लिकेटेड केस हैज टू बी रेफर टू इंग्लैंड फॉर ओपिनियन। दिस कॉज डिफिकल्टीज इन डिले इन डिस्पोजेबल ऑफ केस। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेमैन थे, कानून से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जज बनकर बैठे थे। अयोग्य व्यक्ति थे। जब भी कोई मसला आता था, डिफिकल्टीज, मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस कोई उनके पास आता था, तो उसको रेफर करते थे इंग्लैंड। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, और वो जिम्मेदारी वो व्यक्ति लेगा जिसके पास नॉलेज होगी। तो इससे ये बिना बात की एक लंबा एक पूरा प्रोसेस चलता था, जिसमें देर कितनी लगे, कब किंग, अब किंग इन काउंसिल भी तो नहीं है ना इंग्लैंड में, कि वो खाली बैठे हैं कि इंडिया से कोई अपील आ रही है तो उसको फटाफट सुनेंगे। नहीं, वो भैया राजा है, उसका जब मूड करेगा वो तब सुनेगा। जिसको जो करना है कर लो, कर लो भैया, जिसको जो करना है। तो वो एटीट्यूड था, तो इसके लिए इसमें डिले होती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ बता सकते हैं, इंस्टा पे बता सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, देखें क्या कहती है। द टेरिटोरियल jurisdiction of all the courts established under the Charter of 1753 was confined to the respective presidencies. So my dear friends, बॉम्बे, मैड्रास, कलकत्ता, सपोज कीजिए एक प्रेसिडेंसी है, कोई भी मैड्रास ही लगा लेते हैं। तो ये जो कोर्ट्स थे, इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन केवल मैड्रास प्रेसिडेंसी की सीमाओं के अंदर था, इनकी बाउंड्रीज के अंदर था, बाहर नहीं था। Therefore, there was no forum to take cognizance of cases arising beyond those limits. तो ऐसा कोई भी अलग से कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो जो केसेस इन प्रेसिडेंसी से बाहर होते थे उनको देख सके। Whereas the activities of English company and its servants has extended beyond the territories. हालांकि जो ये
ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसके जो सर्वेंट्स थे, इनके जो ऑपरेशंस मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी वो टेरिटरीज से बाहर भी होती थी, बाहर भी ये लोगों से मिलते जुलते थे, ट्रेडिंग करते थे या डिस्प्यूट होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो जो यहाँ के लोग थे जो इन प्रेसिडेंसीज के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते थे या इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर थे, तो वहाँ पे उनके लिए कोई भी ऐसा जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोई फोरम, कोई कोर्ट या कोई डेडिकेटेड फॉर दोज पीपल ओनली, ऐसा कुछ भी उनके लिए अवेलेबल नहीं था और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन था। तो उससे मुझे एक ही चीज़ याद आ जाती है, बेसिकली मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही रहा होगा जैसा कि अभी तक हम देखते आए थे कि अगर कहीं किसी दो थानों के बॉर्डर पे, दो पुलिस स्टेशंस के जहाँ जुरिस्डिक्शन लगते हैं उनके बॉर्डर पे कभी कोई मर्डर या कोई क्राइम हो गया, तो एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था ईयर्स बैक, पता नहीं कितने साल, कोई डेड बॉडी रिकवर हुई थी। तो दैट वाज ऑन सम रिवर। तो रिवर से इधर एक पुलिस स्टेशन था और ब्रिज के इधर एक पुलिस स्टेशन था। तो काफ़ी दिन तक दोनों पुलिस स्टेशन में 2-4 दिन झगड़ा रहा, नहीं ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में, कभी उसको इधर डिस्प्लेस करते, कभी उसको उधर डिस्प्लेस करते। तो इस तरीका का कुछ रहा होगा। तो जो बेसिकली इस पॉइंट के कहने का मतलब था कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है उसी के अंदर ये लोग जो कोर्ट थे उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन केवल प्रेसिडेंसी के अंदर था, और जबकि जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे इनकी प्रेसिडेंसी के, वो लोग बाहर भी उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, और बाहर वाले जो लोग थे इन प्रेसिडेंसीज के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते थे, उनके लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं था उनके लिए जस्टिस के लिए। सो दिस इज ऑल द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट. So my dear friends, let's move to our next slide. Okay, so thank you so much my dear friends for watching this video. Please सब्सक्राइब माय चैनल, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स भर भर के कीजिए, बताइए क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या आपको नोट्स चाहिए या कोई आपका डिसर्टेशन है, थीसिस है, या आपको कोई आर्टिकल लिखने में दिक्कत आ रही है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आई एम हियर फॉर यू। कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, फटाफट बिना देर करे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगेन द लॉजिकल स्टडीज़, और जीमेल आईडी है thelogicalstudies@gmail.com। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो दिस इज़ योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य चौधरी signing off for the day. See you soon with a new video on a very new topic. Till then, bye bye, take care, and see you soon.